आज हम समझेंगे आंसर राइटिंग को अप्रोच कैसे करें। हम ये देखेंगे कि आपके पास एक बार क्वेश्चन आता है तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करके चलना है और किस हिसाब से आंसर राइटिंग करनी है। आप कम कंटेंट में भी अच्छा उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं। और सीधा सा खेल होता है, शब्दों का खेल होता है। 100 वर्ड्स में आपको अपनी बातें रखनी होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है अप्रोच की। जैसा कि हमने इवैल्यूएशन में देखा, कई लोग हैपजर्ड वे में लिखते हैं आंसर राइटिंग को, कई बहुत ज्यादा डेटा डालने लग गए आंसर राइटिंग में। तो हमें एक समन्वय और एक बैलेंस बना के करके चलना है। तो अपन देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से कि कैसे आंसर राइटिंग को अपन स्टेप बाय स्टेप को अप्रोच कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन हो गया, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, सजेस्ट मेजर टू इरेडिकेट इट। अब देखो, आप सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने में आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो। सबसे पहला कीवर्ड क्या हो गया आपका? फैक्टर्स, कारक, ठीक है। दूसरा कीवर्ड क्या हो गया? हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। गरीबी है, लेकिन गरीबी बहुत ज्यादा है। हाई इंसिडेंस मतलब पॉवर्टी की तीव्रता, गरीबी की तीव्रता मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है। और तीसरा हो गया सजेस्ट मेजर, ठीक है। अब आपके तीन कीवर्ड हो गए, आप इन चीजों को अंडरलाइन कर दो। अब ये तीनों चीजें आपकी आंसर राइटिंग में होने चाहिए। आपका आंसर तभी जस्टिफाई लगेगा जब तीनों कीवर्ड्स को आपने अच्छे से आंसर राइटिंग में एड्रेस किया है। तो मैं आपके लिए कीवर्ड लिख देता हूं। कारक वन हो गया ये। एक हो गया हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, ये आपका दूसरा कीवर्ड हो गया। और मेजर्स मतलब हो गया इसको गरीबी उन्मूलन के तरीके, ये आपका तीसरा कीवर्ड हो गया। अब ये तीनों चीजें आपके आंसर राइटिंग में आनी चाहिए, ठीक है। अब अब अप्रोच कैसे करेंगे? पहला तो आपने क्या पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया क्वेश्चन को, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी को आप कैसे दर्शाएंगे? आप फैक्ट से चालू करेंगे। फैक्ट से चालू कैसे कर सकते हैं कि पॉवर्टी के लिए तेंदुलकर कमेटी को कोट करते हुए आप लिख सकते हैं कि अराउंड 22% ऑफ पॉपुलेशन लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। अब ये मेरे लिए भूमिका का भी काम कर रहा है और इसने ये भी बता दिया कि मेरे हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है इंडिया में। एक तरीका ये भी हो सकता है, अगर हम ये बोल दें कि अराउंड 26 करोड़ ऑफ पीपल इन इंडिया फेल टू गैदर ट्वाइस ट्वाइस मील अ डे, ठीक है। एक दिन में 26 करोड़ मतलब 2 वक्त का खाना भी नहीं निकाल पाते। तो इस तरीके से हम इम्पैक्टफुल तरीके से आंसर राइटिंग की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आया? सबसे पहले अपन को क्या करना है, कीवर्ड्स दे रखे होते हैं, कीवर्ड्स में से एक कीवर्ड को उठा के अपन इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। आपका इरेडिकेशन से भी चालू हो सकता है इंट्रोडक्शन, आपका फैक्टर से भी चालू हो सकता है। पर इसमें सबसे सिंपल वे में है कि आप हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी वाले को इंट्रोडक्शन बना दो। अब दूसरी आप कारण में आओगे, आप हल्की सी लाइन छोड़ोगे, आप फैक्टर्स लिख सकते हो, कारक लिख सकते हो। अब देखो, पॉवर्टी के लिए बहुत सारे कारक हैं। तो कारक के लिए मैंने जैसे बताया था, डायमेंशन का खेल हो सकता है। डायमेंशन में मैं कैसे जाऊंगा? मैं सबसे पहले डायमेंशन लिखूंगा हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जो ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण में क्या लिख सकता हूं मैं? जैसे ब्रिटिश रूल हो गया, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गई, जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो हमने जब इंडिपेंडेंस हुई थी हमारी, तो उसी समय में काफी ज्यादा गरीबी को इनहेरिट किया था। उसी में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक हिस्टोरिकल आपका कारण हो गया। दूसरा कारण आपका हो गया सोशल कारण हो गया। सोशल सोशल फैक्टर में क्या आप लिख सकते हो? कास्टिज्म और कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया?
फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, जेंडर, वेल्थ एंड इनकम इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि हाईली पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ पे कास्ट बेस मतलब जातिगत व्यवस्था इतनी ज्यादा है कि जातिगत व्यवस्था में जो आप निचली जाति है उनके पास आपको बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम, बिकॉज ऑफ द जाति व्यवस्था के कारण वहां के लोग ज्यादा गरीब है एज कंपेयर टू आप उच्च जाति में अगर आते हो, जो सो कॉल्ड उच्च जाति है, वहां पे आपको गरीबी का दर आपको कम मिलेगी। उसके कारक क्या है? कारक है कि वहां पे सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण क्या है? क्योंकि कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज हुई थी और कास्ट बेस्ड जो इनइक्वालिटी हुई थी वो ज्यादा है। तीसरा आप कारण क्या लिखोगे? इकोनॉमिक, आर्थिक। आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारण यह है कि सबसे पहले तो कि जो उच्च जाति के लोग मतलब जो ऊपर है, अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज हैं, उनके पास एवेन्यूज ज्यादा है, नीचे वाली सोसाइटी के पास एवेन्यूज कम है। तो जैसे ऑक्सफैम रिपोर्ट को आप यहाँ पे कोट कर सकते थे। फिर आप स्किल की बात कर सकते हो, ओनली 4% यहाँ पे स्किल्ड वर्क फोर्स है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट आपको लोअर मिडिल क्लास में ज्यादा मिलेगा। फिर आप देखोगे एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट है बहुत ज्यादा। एग्रीकल्चर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे 14% तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 50% यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देता है। तो प्रोडक्टिविटी वैसे ही डाउन हो गई इसकी, ठीक है। कि जहां प्रोडक्ट मतलब पर कैपिटा जो जो प्रति व्यक्ति जो एग्रीकल्चर में जो आदमी कमा रहा है, वो जो प्रति व्यक्ति सर्विस सेक्टर में कमा रहा है, इसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया। और यही इसकी वजह से भी गरीबी का पार्ट ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सर्विस सेक्टर का फायदा सबसे ज्यादा अपर सेक्शन वाले उठाते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जहां पे लोअर सेक्शन ज्यादा बसता है, फॉर एग्जाम्पल रूरल इंडिया या ग्रामीण भारत है, वहां पे लोग और गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो गरीब एक ये कारण भी है कि एग्रीकल्चर में कई लोग फंसे हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का एज ए कीवर्ड भी यूज कर सकते थे। तो इस तरह अपन कारक लिख सकते थे। कारक लिखने के बाद अपन ने शुरुआत कर दी, अपन ने शुरुआत कर दी इंट्रो से, भूमिका। फिर अपन ने लिख दिया रीजंस, फैक्टर्स अपन ने लिख दिए। 4 रीजंस के अपन ने मोटा मोटा बात कर दी, उसके अंदर कीवर्ड डाल दिए। अब अपन लिखेंगे रेमेडीज। अब रेमेडीज में कोई बताएगा रेमेडीज में अपन क्या क्या डाल सकते हैं? रेमेडीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि आप एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लेके आओ, है ना। कृषि सुधार। सर हिंदी थोड़ा। अब कृषि कृषि सुधारों पे काम करो, ठीक है। अब कृषि सुधारों में क्या हो सकता है? जैसे आपका क्या हो गया, ये आपका लैंड रिफॉर्म्स हो गए, भूमि सुधार हो गया, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। तो इससे क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं या कृषि से जुड़े हुए हैं, उनकी आय बढ़ेगी। उनकी आय में जब वृद्धि होगी तो हमेशा जो पॉवर्टी है वो कम होगी। एग्रीकल्चर। दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं? आप चाइना का एग्जांपल ले सकते थे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हम चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में एक बात हुई थी, इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था। अब जैसे चाइना है, चाइना का मॉडल क्या करता है? चाइना क्या बना हुआ है? वर्ल्ड की असेंबली हाउस बना हुआ है, वर्ल्ड का असेंबली हाउस बना हुआ है। वहां पे क्या होता है कि जो बड़ी इकोनॉमीज है, जैसे यूएस हो गई या यूके हो गई या फ्रांस हो गई, ये तो केवल टेक्नोलॉजी पे काम करती है, R&D पे काम करती है, अपनी टेक्नोलॉजी बेचती है। सारा जो लास्ट वैल्यू चेन में जो 20% जो असेंबली का काम होता है, वर्ल्ड ओवर जो भी सारे प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे डेल का हो लैपटॉप हो या फिर आपका लेनोवो का लैपटॉप हो, कोई भी आप जैसे एप्पल के आईफोन हो, ये सारे कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? आपके चाइना में हो रहे हैं। तो चाइना ने क्या कहा कि चाइना ने हायर एंड टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करा। चाइना ने कहा कि आप तो हमें सब मटेरियल प्रोवाइड कर दो, हम असेंबली का काम करेंगे। इससे क्या हुआ? वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गई और इसने इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का काम किया। अब ये वर्ल्ड की असेंबली हाउस जब बन गया तो यही रेप्लीकेट करा जा सकता है इंडिया में भी, जिसे इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा था।
2020 के इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में बात करी गई है। तीसरी फैक्टर हम बात कर सकते थे टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आएगा, गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा होगा तो एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो उनका वेलफेयर प्रोग्राम्स ज्यादा चलाए जा सकेंगे। तो ऐसे करके हमें बेसिकली आंसर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना था और 3 पार्ट में डिवाइड करके हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं। मैं एक बार और थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूं कि भाई कैसे आप आंसर राइटिंग को लिख सकते हैं। मैं ये मिटा रहा हूं, एक बार और आपको थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूं कि आंसर राइटिंग में करना क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अपन क्वेश्चंस लेंगे कैसे आपको उसमें दिक्कत आ रही है। जैसे पहला तो अपन को हमेशा इंट्रोडक्शन लिखना है, कई लोग इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हैं। इंट्रोडक्शन भूमिका मैंडेटरी है। और भूमिका कहां से लेनी है, कई लोगों का डाउट आएगा भूमिका कहां से लेनी है, कीवर्ड से। ये लिख भी लेना आपने, ये आपके टेम्पलेट हर 10 मार्कर में काम करेगा। कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, उसको चाहे तो एक्सप्लेन कर दो, डेफिनेशन हो तो। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कोई डेटा से आप स्टार्ट कर दो, कोई तरीका आपके पास हो सकता है कोई स्टेटमेंट से चालू कर दो। जैसे आपने एथिक्स में देखा होगा, एथिक्स में अपन क्या कर सकते हैं, जैसे एथिक्स में अपन ने कहा था ना सोक्रेट वोक्रेट है, तो इनके किसी का या गांधी जी का कोई क्वेश्चन है तो अपन ने चालू कर दिया है एन आई फॉर एन आई क्रिएट्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है, अपन ऐसे कुछ स्टेटमेंट से भी चालू कर सकते हैं इम्पैक्ट डालने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन में फिट बैठ रहा है ना, या फिर आपको लग रहा है कि पॉवर्टी को दर्शाने के लिए आपके पास बहुत एक अच्छी लाइन है, कोई कवि मतलब कोई पर्टिकुलर इकॉन, जैसे अमर्त्य सेन ने कोई कही हुई किताब हो उसकी कोई लाइन हो, तो उससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, भूमिका तो आपने ऐसे कर दी। अब तीसरा मेन सेकंड मेन पार्ट आता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में आपको करना है, सबसे पहली चीज है आपको टू द पॉइंट रहना है। टू द पॉइंट आप कैसे रहेंगे, जब आप यहाँ पे क्वेश्चन में कीवर्ड्स को अंडरलाइन पहले से करके रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मुझे आंसर राइटिंग में क्या करना है। जैसे अपन ने जो फैक्टर्स वाले में लिखा था, ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें अपन को पता था कि फैक्टर्स और रेमेडीज 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों पार्ट को अच्छे से अपन को एड्रेस करके चलना है। तो टू द पॉइंट का मतलब है इधर उधर की बातें ना करें, वरना काफी लाल उठ जाएगा अपना। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करनी, अपन को टू द पॉइंट आंसर राइटिंग करनी है। तो टू द पॉइंट आंसर राइटिंग में अपन सीधे फैक्टर्स में आ जाएंगे। यहां मैं सजेशन दूंगा जो नए लोग हैं जिनको लिखना नहीं आ रहा, वो बुलेट पॉइंट पे लिखे। एक तरीका ये हो सकता है कि ऐसे बुलेट पॉइंट्स पे लिखा जा सकता है, नंबर 1 तरीका। नंबर 2 तरीका हो सकता है कि अपन नंबरिंग करके लिख दें सेंटेंस में, ऐसा 2 3। जिनको लग रहा है इनके पास कंटेंट ज्यादा, स्पेस कम हो जाएगा, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट में आपको ये देखना होगा कि हाँ, दूसरी चीज है बॉडी पार्ट में आपको प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए एक और चीज करनी चाहिए, आप हेडर्स का यूज करना चालू कर दो। कई लोग हेडर्स नहीं लिखते, जैसे गरीबी के कारक, तो आप ऐसे हेडर करके यूज लिख सकते हो, फिर आप यहाँ पे पॉइंट लिख दो। समझ में आ गई। कई लोग बिल्कुल ऐसा लिख देते हैं क्योंकि हर वर्ड को उनको पढ़ना पड़ता है, हम तो फिर भी एक एक वर्ड करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आरएस में इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका हर चीज पढ़ रहा होगा, तो हो सकता है कि जो चीज आपने कन्वे करी हो वो अच्छे से पढ़ ना पाए। तो आप इस चीज को ऐसा लिखें कि गरीबी के कारक है, इसको आप सब हेडिंग में या ब्लॉक करके चले। फिर दूसरा है पॉवर्टी इरेडिकेशन, ये तीसरा पार्ट हो गया। फिर चौथी चीज आपकी जरूरी है कंक्लूजन। इस पे भी आप लोगों को वर्क करना है, निष्कर्ष आपको जरूर निकालना है, और याद कर सकते हो वे फॉरवर्ड। अब आप इसका शुरुआत कैसे करते हो, एक तरीका तो ये हो सकता है सीधा टू कंक्लूड खुद ही लिख दो और फिर आप जो कहना चाहते हो बात को लिख दो। तीसरी बात, आपको कोई रिपोर्ट या कमेटी को कोट करना है कि भाई ये कमेटी भी ये कह रही है पॉवर्टी को कम करना जरूरी है, इसके लिए उस कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन को लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना जरूरी है। ऐसे करके भी आप कंक्लूड कर सकते हो। तीसरा तरीका आपका क्या हो गया कंक्लूड करने का,
कंक्लूड करने का आप सजेशन दे सकते हो या सॉल्यूशन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन था, मुद्रास्फीति वाला, उसमें तो केवल ये पूछे थे एग्जामिन द फैक्टर्स कि भाई इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति कैसे बढ़ रही है, उसमें ये नहीं पूछा था कि स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पर आप नीचे एक कारक दे सकते थे, जैसे कि राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति के बीच में सामंजस्य बैठाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना आवश्यक है। ऐसे करके आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन केवल ऐसा पूछा जाए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं पूछा जाए, तो आप कंक्लूजन करके दे। जैसे पॉवर्टी वाले क्वेश्चन में ही मैं केवल अगर ये पूछता, फैक्टर ही पूछता केवल रीजन पॉवर्टी के, तो आप क्या करते हैं, स्मार्टली तरीके से सजेशन में सॉल्यूशन बता देते, कोई स्कीम्स के बारे में चर्चा कर देते, कोई कमिटी के बारे में चर्चा करते। अब जैसे कि मैंने पॉवर्टी में तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपको पूछ ही लिया, तो वो तो निष्कर्ष हो नहीं सकता। ठीक है, तो आप निष्कर्ष में क्या कर सकते हो, एक और तरीका है कंक्लूड करने का, निष्कर्ष करने का, आप यूज कर सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कि जैसे एसडीजी 1 क्या कहता है, जीरो पॉवर्टी होनी चाहिए। 2 क्या कहता है, जीरो हंगर होना चाहिए। तो इसी को अगर हमें लक्ष्य को अचीव करना है, एसडीजी गोल के लक्ष्य को अगर प्राप्ति करनी है, तो हमें पॉवर्टी को जड़ से हटाना होगा। तो एसडीजी के माध्यम से आप इस चीज को निष्कर्ष कर सकते हो। समझ में आई आप लोगों को? 3 पार्ट में हमेशा आंसर होता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। शुरुआत कैसे करनी है आपको इंट्रोडक्शन की, भूमिका, कोई भी एक्सप्लेन कर दो अगर आपको कीवर्ड दिख रहा है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन अगर है तो मुद्रास्फीति को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, पर उससे बेहतर क्या होता अगर आप करंट अफेयर्स का कोई डेटा डालते। पर इन्फ्लेशन को आप लिख भी, मतलब एक्सप्लेन भी कर रहे हो तो वो भी गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। ठीक है, आप कोई डेटा से इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा हमने पॉवर्टी के केस में देखा, इन्फ्लेशन के केस में देखा, वो वाले क्वेश्चन में देखा। या फिर कोई स्टेटमेंट से चालू कर सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट जैसे होता है पॉवर्टी के बारे में, आपको कोई बहुत अच्छा कोटेशन आती है, या आपने कोई एथिक्स पे कोटेशन पढ़ी हो, या फिर आपकी कोई और अपने सब्जेक्ट की कोटेशन पढ़ी हो, तो वो भी आप चालू कर सकते हो। फिर आप बॉडी पार्ट में अपन को मेजर क्रक्स लिखना है, तो टू द पॉइंट आंसर राइटिंग करनी है। इस चीजों में 2 चीजों का इस्तेमाल करना है। एक आपका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को तकलीफ ना हो। आपका उद्देश्य क्या है, तकलीफ ना हो। ठीक है, और तीसरा आपका निष्कर्ष होना चाहिए लास्ट लाइन में। निष्कर्ष में मैंने बता दिया, अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से उसको लिंक कर सकते हो, या फिर लार्जर पॉलिटी के आंसर, पॉलिटी की डीपीएसपी से उसको लिंक कर सकते हो, या फंडामेंटल राइट से लिंक कर सकते हो, मतलब कुछ और एंगल से आप लिंक कर सकते हो। अगर सॉल्यूशन नहीं पूछा है तो आप सॉल्यूशन देख के कंक्लूड कर सकते हो। कई लोगों को ये होता है कि हम कैसे कंक्लूड करें, तो सॉल्यूशन देके आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को कैसे कैसे आंसर राइटिंग को अप्रोच करना है टुकड़ों में? यस सर। आपको समझ में आ रही, लिख लिया ना आप लोगों ने? यस सर। है ना? तो इंट्रोडक्शन को चालू करने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिस पर हमने चर्चा करी। बॉडी पार्ट तो हमेशा सब लोगों का सेम होगा, मोटा मोटा ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं। मेन जो इम्पैक्ट डालेगा आंसर राइटिंग में, क्या डालेगा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। ये थोड़ा सा इम्पैक्टफुल बनाएंगे आपके आंसर राइटिंग को। ये आपको उन आंसर्स में भी अच्छा दे सकते हैं जहां आपको कुछ नहीं आता बॉडी पार्ट। हमने यहाँ पे खिचड़ी भी पका दी ना, तो हो सकता है कि आप उस कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स ले जाओ जिस बंदे ने ये प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन को फॉलो ना किया हो। ठीक है, आपको सपोज करो आपको वो क्वेश्चन नहीं आता बिल्कुल भी, जैसे कोई स्पेशल स्कीम पूछ ली 10 मार्क्स में, आपको नहीं आते, तो आप इंट्रो और कंक्लूजन के थ्रू थोड़े बहुत नंबर उसमें जो फैच कर सकते हो, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, आप उसको फैच कर सकते हो अगर आपने उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो इन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखें आंसर राइटिंग में। तो जो नेक्स्ट सेक्शनल टेस्ट है उसमें 10 मार्कर जो होगा, उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करें, इस हिसाब से करें कि आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए चले। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? किसी को डाउट आ रहा है कुछ इसमें, कोई पूछना चाहेगा? हेलो? नो सर। ऑल क्लियर।
नो सर, अच्छा, क्लियर सर, अब क्लियर। ठीक है। अब एक और चीज बताते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अब देखो, प्रेजेंटेशन इस तरीके से भी हो सकता है। एक तो होता है कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे फैक्टर्स पूछे तो क्या करेंगे, 1 2 3 4। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के, ठीक है। ठीक है, मैं सब लोगों को सजेस्ट करूंगा आरएस में फ्लो चार्ट का इस्तेमाल का उपयोग से ज्यादा बेटर आप ये है कि 1 2 3 का ज्यादा इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, यूपीएससी की तरह ब्लैंक शीट नहीं होती। आप पीछे देखो कि रूलिंग होती है, तो रूलिंग में यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आपको लगता है कि आप प्रेजेंटेशन में कंफर्टेबल हैं, आपकी राइटिंग अच्छी है, सुंदर है, दिखने में सुंदर है, तो आप उसके साथ जस्टिस कर सकते हैं फ्लो चार्ट के साथ, तो आप इसके साथ जाइए। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा आप नॉर्मल 1 2 3 पॉइंट फॉर्मेट में भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और एक और चीज, हाँ, कई लोग क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं तो फ्लो चार्ट बनाते हुए कॉपी में ये देखा गया वो ऐसे करके यू फैक्टर्स लिख रहे हैं, तो मुझे हमें पता ही नहीं कि ये किसके बारे में बात करना चाह रहे हो, ये कन्वे क्या करने चाह रहा है। आप एग्जामिनर को ऐसा मत समझिए कि एग्जामिनर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के चीजों को समझने की कोशिश करेगा फ्लो चार्ट में। अगर आप फ्लो चार्ट में कंफर्ट तभी अच्छे से लिखें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दूं पॉवर्टी या गरीबी। अभी गरीबी क्या, गरीबी के कारक लिखे हैं या गरीबी का उन्मूलन लिखा है, ये तो पता होना चाहिए ना एग्जामिनर को। एग्जामिनर को ये तो पता रहेगा इसमें लिखा क्या है, पर वो नंबर काट लेगा क्योंकि आपने उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करवाया समझने के लिए कि भाई इसने लिखा क्या है। ये चीजें नहीं करनी। आंसर राइटिंग में जब हम समझा रहे हैं अपनी बात को, तो इस तरह से समझाएं कि सामने वाले को मिनिमम एफर्ट लगे समझने के लिए आपके आंसर को। इसलिए तो हम स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन और बार बार इसकी बात कर रहे हैं कि कंटेंट एक पार्ट होता है, लेकिन स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन की महत्वता क्यों है, ताकि जो एग्जामिनर हो कम इरिटेट हो, या एग्जामिनर को मजा आए आपके आंसर में और वो एक बार में पढ़ ले आपके आंसर को। कई लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ टू पैराग्राफ ऐसे लिखते जा रहे हैं और हम एक एक लाइन उनकी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक एक वर्ड को पढ़ते जा रहे हैं, हम पूरी लाइन पढ़ रहे हैं। एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा आपकी। आपको कहीं ना कहीं तो आपको फ्लो चार्ट, मतलब आपको प्रेजेंटेशन अच्छा करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। कई लोग हाईलाइट नहीं करते, तो हाईलाइट कर दीजिए कीवर्ड्स को। ऐसे कीवर्ड्स हाईलाइट आप ऐसे कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, वहां पे ब्लॉक बना सकते हो, ठीक है। पॉइंट्स फॉर्मेट की जगह आप ये भी कर सकते हो, ये तरीका अपना सकते हो बुलेट पॉइंट बनाने के। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे बना सकते हो। तो इस तरीके से आप चीजों को वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। प्रेजेंटेशन को थोड़ा वर्क करना चालू कर दो आप। अपनी वो स्टेज आ गई है कि जहां पे अपन प्रेजेंटेशन पे भी वर्क करना चालू करें, ठीक है। एक और चीज मैं बात करना चाहूंगा, एक चीज जो मैंने आंसर चेक करते हुए देखी अभी लास्ट के फ्यू डेज में, ये बहुत ज्यादा एक रिकरेंट आ रही थी। अब जैसे मैंने पिछले जूम सेशन में डेटा पे महत्व दिया था, तो कई लोग क्या कर रहे थे, डेटा को ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए। हर लाइन में उनके डेटा है। अब डेटा होने की वजह से आपका कंसेप्ट तो दिख ही नहीं रहा उस बात में, तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आप नॉट मोर देन 2 3 डेटा से ज्यादा मत यूज करिए। 2 3 डाटा आप इम्पैक्टफुल यूज करिए, बहुत हो जाएगा। कई लोग क्या कर रहे हैं, 10 10 5 5 डाटा डाल देते हैं आंसर राइटिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, केवल मिनिमम डेटा का इस्तेमाल करते हुए, और उसको ज्यादा हो सके तो इंट्रो में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इंट्रो में पहली बार जब पढ़ता है तो इंट्रो की 2 3 लाइनें तो एग्जामिनर अच्छे से पढ़ता है। हम साइकिक बता रहे हैं एग्जामिनर की, क्योंकि हम भी कॉपी चेक करते टाइम हो गया। तो होता क्या है कि शुरुआत के 2 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी आंसर राइटिंग में। अगर उस राइटिंग में अगर बच्चे ने बहुत अच्छे से अगर लिखा होगा, तो उसके नंबर अपने आप अच्छे बढ़ जाते हैं और एग्जामिनर का मन करता है उसको पढ़ने का। और कई बार क्या होता है, शुरुआत ही अगर बुरी हो जाती है तो शायद बीच में उसने बॉडी अच्छी लिखी भी होगी ना, उसके नंबर कम हो जाएंगे, मतलब उतने नंबर नहीं आएंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमें एग्जामिनर की साइकिक के हिसाब से भी समझना है चीजों को, ठीक है। तो इस बात का भी एक बार ध्यान करके चलो, ठीक है। हेलो सर, हाँ सर, सर। हेलो,
जी। हाँ सर, ये तो हो गया, बाकी अब डाउट्स ले लेते हैं अपन। मैंने थोड़ा सा इनको समझा दिया है, अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड करना तो चाहूंगा इसमें। आवाज आ रही है मेरी? आप लोगों के डाउट्स हैं तो बताओ। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। डाउट यस। से पहले, जैसे अभी श्रेष्ठ सर इंट्रोडक्शन के बारे में कह रहे थे, आप लोग क्वेश्चंस में क्या करते हैं? जैसे क्वेश्चन था पॉलिटी का, निर्धनता के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आपने स्टार्टिंग में निर्धनता की डेफिनेशन लिख दी। बेरोजगारी पे क्वेश्चन पूछा गया तो आपने स्टार्ट कर दिया बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो ये कोई मतलब क्लास फिफ्थ या सिक्स का एग्जाम तो है नहीं है जिसमें आप परिभाषा लिख रहे हैं। आप लिखिए कि हाई रेट ऑफ पॉवर्टी है तो उसका कोई डाटा डालिए, या कोई टू द पॉइंट चीजें लिखिए। ऐसा नहीं कि निर्धनता बेरोजगारी लिख के आप काम चला लेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, आपके जो दैनिक अभ्यास शीट्स आ रहे हैं और बाकी के जो आंसर आप लिखते हो, बहुत से स्टूडेंट्स बिल्कुल कॉपी करते हैं। इवन गूगल से कॉपी कर लेते हैं, अपने पुराने नोट से कॉपी करके हमको लिख के भेज देते हैं। आप लोग, आई डोंट नो व्हाट क्या चाह रहे हैं आप लोग, हमको इम्प्रेस करना चाह रहे हो क्या? आपके आंसर मतलब ये मान लीजिए 50% स्टूडेंट्स के आंसर सिमिलर होते हैं, और कम से कम 30% स्टूडेंट्स के आंसर, अभी जैसे मुहावरे चल रहे हैं, आपको खुद को जान के आश्चर्य होगा, मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग भी लोगों का सेम है। उसमें मैं, कै, का, ये तक आप लोगों ने सेम लिखा है। ठीक है, तो कॉपी मत कीजिए। पर्पज ही खत्म हो जाता है जब आप कॉपी करने लग जाते हो। आंसर राइटिंग का कोई पर्पज नहीं है आप कॉपी करके लिखोगे। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, आपको कोई चीज नहीं आती है तो पढ़ लो, गूगल खोल के पढ़ लो, नोट पढ़ के खोल के पढ़ लो। पढ़ने के बाद उसे बंद कर दो और फिर खुद से ही अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, कॉपी करने की हैबिट छोड़ दो। आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स कॉपी कर लेते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट आंसर लिख देते हो। क्वेश्चन को समझने की कोशिश नहीं करते कि पूछा क्या गया है, और आपने जस्ट आपके नोट्स में उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो आपने उसमें डाल दिया। तो ये गलत है। और अब हम आपके डाउट ले सकते हैं। अच्छा, डाउट लेने से पहले एक चीज आप में से थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करें। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मनमोहन शर्मा जी की बुक फॉलो कर रहे हैं? एनीवन? यस सर। यस लो। सर, मैं आप लोग हैं मनमोहन शर्मा जी की बुक फॉलो करने वाले? जी ठीक सर। है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं जूम सेशन मनमोहन शर्मा जी का रखने का। ठीक है, तो उससे हेल्प मिलेगी आप लोगों को? हाँ जी सर, जरूर मिलेगी। बहुत अच्छा है रहेगा ना? सर। हाँ, तो एक मनमोहन शर्मा जी को, वैसे तो कोशिश थी हमारी कल की, लेकिन कल आज की भी थी, वो भी अवेलेबल है, लेकिन हम लोगों को लगा पहले आपको ये चीजें बताई जाए, बाद की बातें तो बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कल उनका एक सेशन रखने की, जूम सेशन उनका रखने की। तो आप सर उनका क्या वो कंटेंट हिंदी मीडियम में? यार, आप तो उनके आइडिया सुन लेना ना, कंटेंट वो जी कोई सर, पढ़ाने जी थोड़ी आ रहे हैं। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स में किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, क्या चीजें हो सकती हैं, कुछ आपके कोई डाउट आउट हो तो आप ऑलरेडी शेयर कर सकते हो। तो इस तरह की चीजें आप उनसे शेयर कर सकते हो। सुनो उनको क्या कहते हैं वो। ठीक है, शायद हम लोगों को सुनते सुनते आप बोर हो गए हो, तो हो सकता है नया सुन के आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, तो अच्छा। ये कल करने की अच्छा। कोशिश करेंगे। जी सर, सर। अच्छा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अब जैसे मैंने तो आपको ये बता दिया, अब देखो हार्ड वर्क क्या होता है। बच्चे जो हार्ड वर्क, टॉप रैंकर्स क्या करते हैं, जैसे टॉपिक होता है कोई भी सिलेबस, सपोज करो पॉवर्टी, है ना, या ये गरीबी पे हो गया, चलो ना, इस पे क्या करेंगे, पहले से इंट्रो तैयार करके चलेंगे कई लोग, एक दो, ये उनके इंट्रो नोट्स पे तैयार रहते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन आ गया तो मुझे क्या करना है, तो अब मैं कैसे लिखने वाला हूँ। ठीक है, अगर मेरे पे क्वेश्चन सपोज करो कृषि पे क्वेश्चन आ गया, कृषि, तो मुझे शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, अगर मुझे कोई भी राजस्थान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, राजस्थान में आर्थिक विकास से। सर, आई थिंक आप इनको थोड़ा सा वो जो हम आपने थीम वाली अप्रोच से पढ़ाई करते थे ना, तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कीजिए। कौन जो सी हम सर? थीम लेके चलते थे ना, इकोनॉमिक थीम बेस्ड अप्रोच, एक एक थीम को लेके हाँ, तैयार कर लेते थे, जैसे पॉलिटी। जैसे आप ये देखोगे ना सर, जो कहना चाह रहे हैं कि जो सिलेबस के जो कीवर्ड्स है ना, इसके बारे में आप सब लोग एक प्रैक्टिस करें कि आप जो भी कीवर्ड, अब ये तो डेली बेसिस पे भी हो सकता है। हम क्या करते हैं, आपको डेली बेसिस पे मैक्रो शेड्यूल करके आपको देते हैं कि डे वन पे आपको क्या करना है। उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सोचे क्या हो सकते हैं,
ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत इसे कहते हैं कि आप उस पर इंट्रो तैयार कर सकते हैं कि भूमिका कैसे बनाई जा सकती है। जैसे ही पॉवर्टी का क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये डेटा फिट कर देना है वहां पे, जैसे ही बेरोजगारी पे क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये डाटा फिट कर देना है। ठीक है, राजस्थान में आर्थिक विकास आएगा तो अपन को क्या करना है। तो इस तरीके से अपन आंसर राइटिंग को परिपक्व कर सकते हैं। सेम अप्रोच कंक्लूजन पे भी कर सकते हो। तो हमें दोनों पे वर्क ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कंक्लूजन को तो मैंने बता भी दिया, आप एसडीजी का सहारा ले सकते हैं, कोई भी कमेटी या रिपोर्ट का सहारा ले सकते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण का सहारा ले सकते हैं। इन तीनों चीजों को कोट करते हुए यू कैन राइट ए ब्यूटीफुल कंक्लूजन एंड यू कैन राइट ए ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। ये तो ऐसी चीज है जो मैकेनिकली डेवलप की जा सकती है आंसर राइटिंग में। बस मेहनत लगेगी इसमें। ये थोड़ा मेहनत का काम है, ये कोई स्पून फीडिंग नहीं कर सकता। मैंने आपको अप्रोच बता दी, करना आपको कैसे है। अगर आपके पास ये कीवर्ड्स तैयार रहेंगे तो आप बहुत अच्छे आंसर राइटिंग करना चालू कर देंगे। कंटेंट तो मोटा मोटा सबके साथ वो रटने वाला खेल है, रटने वाला खेल होगा, वो सबको रटने के बेसिस पे है। जो जितना रटेगा उसके अच्छे नंबर आएंगे। पर प्रस्तुतिकरण तो आपका तभी बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल जब अच्छा इंट्रो और कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, मैं थोड़ी सी आज एक जो रामबाण एक होती है इकोनॉमी में, रामबाण जिसे मैं कहता हूँ, हमने एक वो की थी जिसमें आपने एक क्वेश्चन पढ़ी है किसी लोगों ने? ये क्वेश्चन पढ़ी है क्या? ग्रोथ की कोई बता सकता है इक्वेशन क्या है? ये बता सकता है सी क्या है? सी सभी लोग ध्यान से सुने इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। आई इनकम है और एक्स एक्सपोर्ट है और एम आई होता है इन्वेस्टमेंट। ये आपका होता है एक्सपोर्ट। और ये आपका होता है इंपोर्ट। ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कोई भी आपका इकोनॉमी में क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड मोटा मोटा आपसे मेल से पूछा जाए या इंटरव्यू में पूछा जाए, तो आप इन चीजों का इस्तेमाल करके आंसर राइटिंग को बहुत अच्छा बना सकते हो। कोई भी क्वेश्चन में आप फंस रहे हो तो भाई इकोनॉमी को बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी को आपको ग्रो करना है तो आप क्या क्या काम कर सकते हो। पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये सारे कीवर्ड हो गए, 1 2 3 4 और 5। कंजप्शन का मतलब क्या हो गया? कंजप्शन को इंक्रीज करेंगे, ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि प्लस साइन है सब पे, नेगेटिव साइन केवल इस पे है। कंजप्शन को इंक्रीज करेंगे। उपभोग मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीजें खरीद रहा हूँ, कंजप्शन मतलब क्या होगा? जितनी ज्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है, ठीक है, इकोनॉमी में मांग क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में, उतना ज्यादा कंजप्शन बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसने 2 गाड़ियां ले ली, अगले साल 3 गाड़ियां हो जाती है, लोगों का कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। लोग क्या है, घूमने चले जा रहे हैं, मतलब टूरिज्म सेक्टर का प्रमोशन क्यों हो रहा है? घूमने जा रहे हैं तो एयरपोर्ट मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही है, या फिर रेलवे टिकट की डिमांड बढ़ रही है, होटल इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही है। तो इसे क्या कहते हैं? कंजप्शन। आप कुछ पैकेज फूड खा रहे हो, बाहर जाके आप पिज्जा खा रहे हो, बाहर जाके आप फॉर एग्जाम्पल किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, तो ये कंजप्शन इकोनॉमी का बूस्टअप करता है। अगर कंजप्शन अपने आप बढ़ेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। श्रीलंका में यही तो हो रहा है, कहीं भी और इकोनॉमी में क्या होता है? कंजप्शन नहीं है। इंडिया का ये पॉजिटिव पॉइंट, बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंजप्शन का। कोई बता सकता है क्यों? सर यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब अर्निंग सेक्शन जो है 18 to 59 वाला वो काफी ब्रॉड है। अर्निंग सेक्शन एक पॉइंट है, माइक्रो पॉइंट है। अपनी पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ी फैक्टर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अपनी इटसेल्फ ही जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बच्चे भी होते हैं वो भी कंजप्शन करते हैं, बूढ़े भी होते हैं वो भी कंजप्शन करते हैं। कंजप्शन हर कोई कर रहा है। कंजप्शन का ऐसा नहीं है कि केवल यूथ सेक्शन कर रहा है, कंजप्शन एवरीवन इज इंडल्ज इन कंजप्शन। तो इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी कैन सर्वाइव डोमेस्टिक कंजप्शन के बेसिस पे, डोमेस्टिक डिमांड। आप और कंट्रीज देखोगे छोटी छोटी वो डिपेंडेंट होती है कि बाहर से टूरिस्ट आएगा तब चलेगी उसकी इकोनॉमी, उसकी कोई चीजें बाहर वाला आदमी खरीदेगा तब उसकी इकोनॉमी चलेगी, क्योंकि डोमेस्टिक कंजप्शन है ही नहीं उनके छोटी छोटी कंट्रीज में। इंडियन इकोनॉमिक ब्राइट स्पॉट इसलिए बना हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों आना चाह रही है इंडिया में? बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों? अब यहाँ पे सडनली
हॉलीवुड की मूवीज का इतना क्रेज क्यों बढ़ गया, रिलीज क्यों करने आने लग जाते हैं। प्रमोशन में भी आप देखोगे हॉलीवुड एक्टर्स बहुत ज्यादा आने लग गए। हॉलीवुड स्पाइडरमैन वगैरह होंगे, ये सब कोलेब्रेशन में आते हैं, यूट्यूब वालों के साथ कोलेब्रेशन करते हैं। क्यों करते हैं? उनको पता है कि इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा है, और इंडिया डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो सक्सेस दे सकती है उनके प्रोडक्ट को। एप्पल इतना इंडिया में जितना बिक रहा होगा उतना बाहर नहीं बिक रहा होगा, इतना मतलब इतना कंजप्शन होने लगा है अब। समझ रहे हो लेकिन आप लोग? इंडिया की पॉपुलेशन तो हमेशा से ही ज्यादा रही है, लेकिन ये ट्रेंड तो हमें 91 पोस्ट एलपीजी एरा के बाद ही देखने में मिला है। किस वाला? नहीं तो डोमेस्टिक कंजप्शन तो उस समय भी था ना, 90 से पहले भी था डोमेस्टिक कंजप्शन। तो ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि लेकिन जब केवल फॉरेन कंजप्शन की बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो ट्रेंड क्यों हुआ बाहर वाला एक सडनली, तो उनको रियलाइज। इनकम लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हुआ, यूथ की पॉपुलेशन जो इन्होंने पॉइंट बोला सर, वो भी तो एक प्राइम फैक्टर है ना, क्योंकि पॉपुलेशन तो शुरुआत से इंडिया की हमेशा ज्यादा रही है। नहीं तो पहले भी थी ना कंजप्शन, इकोनॉमी की कंजप्शन। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कंजप्शन ग्रोथ डेवलप हो गई या फिर नीचे चली गई। मैं कह रहा हूँ कंजप्शन फैक्टर शुरू से ही रहा है, तो ये बढ़ना घटना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं ये नहीं कह रहा अभी कंजप्शन बढ़ा है। इंडिया सेल्फ सर्वाइव कर सकता है कंजप्शन में, अगर आज की तारीख में बाहर से भी कोई चीज प्रोडक्ट ना प्रोवाइड कर सके, एक ऐसी इंडस्ट्री क्रिएट हो तो उसके पास आसपास डिमांड है। अगर कोई मॉरिशस में कोई इंडस्ट्री क्रिएट करना चाह रहा है तो उसके पास डिमांड तो होनी चाहिए ना पहले। यहाँ पे डिमांड है ऑलरेडी। अगर मैं मोबाइल फोन बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो है मेरे पास यहाँ पे कंजप्शन के लिए लोग बाग बैठे हैं ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऑलरेडी बैठे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। और उसकी बात तो बाद में आएगी, पहले लोग तो होने चाहिए ना, मार्केट तो हो। मार्केट ही नहीं है वहां, तो मार्केट है तो इकोनॉमिक स्केल जो है इंडिया में है वो कहीं नहीं है। जैसे अरेबियन कंट्रीज है, वहां पे मार्केट नहीं है। मार्केट नहीं होने के कारण पेमेंट जो है वो कितनी भी डिमांड की कैपेसिटी रखे, लेकिन वो उस तरह का मार्केट क्रिएट नहीं कर सकते कभी भी। मैं यूथ वाला एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, वो वाला एग्जांपल जो ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया का इंटरनेशनल मार्केट में रिलेशन में सडनली इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों बढ़ी है। वो इसका कारण ये है कि वहां का जो सेचुरेशन है, जैसे सब वहां पे लोगों के पास कार है ऑलरेडी, बहुत लोग सेचुरेशन में आ चुके हैं। इंडिया में ऐसा मार्केट भी है जहां पे एक बंदे के पास एक भी कार नहीं है, ऐसा बंदा भी है जो 5-5 कार लेके घूम रहा है। तो उनको दिखता है कि यहाँ पे अगर ये सेक्शन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से अपर में आया तो ये सडनली बूस्टअप देगा हमारे गुड्स को। यहाँ का जो एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देखोगे तो यहाँ पे कंज्यूमर्स हर सेगमेंट का अवेलेबल है। चाइना के गुड्स भी यहाँ धड़ल्ले से बिकते हैं, और यूएस के फिनिश गुड्स भी धड़ल्ले से बिकते हैं। यहाँ पे नॉन होमोजेनिटी है। यहाँ पे आप पॉपुलेशन को देखोगे तो इस तरीके से इंडियन मार्केट बहुत है। चाइना गुड क्या पहले अवेलेबल नहीं होते थे? पहले भी अवेलेबल होते थे। वो तो आपने एक टूल्स के तहत 91 से पहले रोक रखा था, पर कंजप्शन इस वजह से थोड़ा रुका हुआ था। वो तो अब अवेलेबल ही नहीं करा होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर सर्वाइव तो कर रही थी ना इकोनॉमी 91 पे। कंजप्शन की बात कर रहा हूं मैं, और इकोनॉमी के कंपैरिजन में अपने पास ये एडवांटेज है। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे मोटा मोटा, वी हैव दैट एडवांटेज बिकॉज वी हैव दैट पॉपुलेशन वेयर डोमेस्टिक डिमांड इज ऑलरेडी देयर। बिकॉज कोई भी मार्केट बनाने से पहले आपके पास डिमांड होना जरूरी है, और डिमांड जब आपके पास रेडिली अवेलेबल है तो दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर एन इकोनॉमी। ठीक है, आई होप कि मेरा पॉइंट क्लियर हो पाया आप, है ना? ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया, अब इसको इंक्रीज कैसे करना है, इसके पॉइंट्स पे भी चर्चा की जा सकती है कंजप्शन। जैसे जो आपने कहा वो पॉइंट आएंगे कि अगर इनकम बढ़ेगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो और कंजप्शन इंक्रीज हो सकता है। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि डिस्पोजेबल इनकम कैसे बढ़ाए। तो आइदर वो टैक्सेशन को कम कर सकती है ना, या फिर आइदर क्या कर सकती है, सैलरीड क्लास है या हाई एंडेड जॉब्स क्रिएट कर सकती है। स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट किया जा सकता है ताकि वहां पे पैसा लोगों के पास ज्यादा है। एग्रीकल्चर से लोगों को इंडस्ट्रियल में शिफ्ट किया जा सकता है ताकि लोगों की इनकम बढ़े, एवरेज इनकम। सर्विस सेक्टर की तरफ इंक्रीज किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है। अब उसके बाद बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे आपको कंजप्शन को कैसे इंक्रीज करना है। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी में अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चैनलाइज होकर बढ़ेगा तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या हुआ था आपको पता है? 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में सडनली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रुक क्या गया था, नेगेटिव आउटफ्लो होने लग गया था। पैसा ही नहीं डाल रहे थे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, और प्राइवेट वाले डर रहे थे
कि हम कोई भी प्लांट को चालू नहीं करेंगे, कुछ भी हम एक्सपेंशन मोड में काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अदानी ये मना कर दे कि मैं नया प्लांट नहीं डालूंगा, तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, नई डिमांड क्रिएट नहीं होगी इकोनॉमी में। या फिर अंबानी मना कर दे, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकारें क्या करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करती है, इन्वेस्टमेंट सबमिट कराती है, मेमोरेंडम साइन करती है बायलैटरल नेशंस के तहत, प्रोजेक्ट्स दिलवाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करती है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है, उसके लिए अपन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन पे खेल सकते हैं कि हाउ टू प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, अब तीसरी चीज हो गई है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना। चौथी हो गई है इंपोर्ट को डिक्रीज करना। इंपोर्ट मतलब अपना कम से कम हो, ताकि अपना जो डिफरेंस है वो बढ़े। एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है, हाई एंडेड गुड्स पे अपन एक्सपोर्ट करें, ठीक है, एक्सपोर्ट ऐसी चीजें को करें जिससे हमें सस्टेनेबल वे में अपन को रेवेन्यू जनरेशन हो सके। ठीक है, अब उसके लिए क्या कारण हो सकता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, ये डिफरेंट क्वेश्चन बन जाएगा। इंपोर्ट को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, उसके लिए एक अलग बहस होती है। उसके लिए जैसे अपना क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस है, तो एक अपने पास में एक कंडीशन लग जाती है। एक अपने पास इंपोर्ट का क्या दिक्कत है, गोल्ड की दिक्कत होती है। गोल्ड यहाँ पे नहीं होता तो गोल्ड अपना इंपोर्ट हो रहा है मैक्सिमम, तो एक करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम है, ये अलग चीज है। पर एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना चाहिए और इंपोर्ट को डिक्रीज करना चाहिए। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लास्ट में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये पांचवा कारण है। गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और एक ऐसा इकोनॉमिक क्लाइमेट क्रिएट कर सकती है इकोनॉमी में, जब ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं धराशायी हो जाए, तो गवर्नमेंट कैन कम एंड प्ले ए लीडरशिप रोल। इन दैट सेंस गवर्नमेंट क्या करेगी, इकोनॉमी में पैसा छोड़ेगी और इकोनॉमी में ऐसी ऐसी एक्टिविटीज क्रिएट करेगी ताकि फ्यूचर में पोटेंशियल इकोनॉमिक रिटर्न्स आना चालू हो जाए। तो कभी भी आप देखना, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन होती है जहां पे जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, 2020 का कोई भी कोविड क्राइसिस हुआ, या फिर 1929 का ग्रेट डिप्रेशन हुआ, तो हमेशा कहा जाता था कि गवर्नमेंट कम्स एंड प्ले ए मेजर रोल इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जब इकोनॉमी मंदी से, आर्थिक मंदी या रिसेशन से जूझ रही हो। तो आप लोगों को इस सब फैक्टर्स का ध्यान रख के चलना है कि इन फैक्टर्स को इस्तेमाल करके अपन इकोनॉमी को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। तो आप इंटरव्यू में इसका इस्तेमाल अच्छे से करते हो, तो आंसर राइटिंग में आप इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, इंपोर्ट को घटाना चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए, पर कैसे सस्टेनेबल वे में। अब आगे इनको अभी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक, सब टॉपिक्स पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, कि कंजप्शन कैसे इंक्रीज करना चाहिए वो आप अलग से बता सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज करना चाहिए वो अपन, कि भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई, मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। ठीक है, इस तरीके से अपन डेवलप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए सरकारें क्या क्या कर रही हैं, है ना, क्या क्या आइस डैश पोर्टल अगर हो गया, कस्टम क्लियरेंस हो गया, टर्न अराउंड टाइम को कम कर दिया गया है। ठीक है, कस्टम्स को कैसे, कस्टम रूल्स को कैसे स्ट्रीमलाइन करा जा रहा है, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है RFID टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, PLI स्कीम लाई जा रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम। अब इनमें करंट अफेयर्स को जोड़ना चालू कर दो, आप इन सारे कीवर्ड्स में करंट अफेयर्स को जोड़ना चालू कर दो। आपकी मोटा मोटा मैक्रो इकोनॉमी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, हेलो श्रेष्ठ सर, आप मुझे थोड़ी देर के लिए ये होस्ट देंगे क्या, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक ठीक, तो एक मिनट, किससे हैं आप, किस नाम से हैं? ये स्मार्ट स्टडी RAS का दूसरा जो है ना उससे। अच्छा अच्छा, बना रही है आप? हेलो, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके, देखो Yes, sir. श्रेष्ठ सर ने जो अभी आपको बताया ना, वो एक डेफिनेशन है, एक इक्वेशन है जिसके बेसिस पे आप आंसर लिख सकते हो।
अब जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द आप लोगों के डाउट्स आते हैं ना, वो आते हैं कि सर ये डाटाज लें कहाँ से, कैसे कलेक्ट करें। तो देखो हम लोग तो आपको लिखा ही सकते हैं, स्कूल फीडिंग बहुत इजीली करा सकते हैं कि ये 10-12 डायमेंशन है, इस पे आंसर लिख लो, इस पे ये मुख्य मुख्य डाटा है वो लिख लो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है, आप खुद से एक बार मेहनत करके देखिएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, जो मैं आपको सेक्टर्स बता रहा हूँ, थीम बता रहा हूँ, थीम बेस्ड स्टडी का मतलब होता है कि आपको पर्टिकुलर कोई पॉइंट पकड़ के उसके अराउंड मोटा मोटा पढ़ लेना है और आपको हर आंसर में वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप सभी लोग लिखें एक बार। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो आपको अभी जो मैं बताने वाला हूं, जैसे पहला आप लिखिए रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। दूसरी, आप सभी लोग म्यूट कर ले। दूसरा आपका जो है वो है कौशल विकास, प्लीज म्यूट कर ले आप। सर आप एक, अगला है कौशल विकास, जिसको आप बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट। आपको करना क्या है इन सभी सेक्टर्स में, जैसे मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सबसे पहले आपको फैक्ट्स लिखने हैं। कुछ आप 3 या 4 फैक्ट्स आपके लिए सफिशिएंट होते हैं। आप 3-4 फैक्ट्स को अपना एक पेज पे लिख लीजिए। जैसे आप पहला पेज लीजिए, उसमें आपने ऊपर हेडिंग डाल दी ये रोजगार से रिलेटेड है, उसमें आप 3-4 फैक्ट्स रोजगार से रिलेटेड लिख लीजिए। रोजगार से रिलेटेड कोई रिपोर्ट्स या कमेटीज है क्या, उनके बारे में आप लिख सकते हैं 2 या 3 कमेटीज। और तीसरा, रोजगार से रिलेटेड कोई स्कीम्स है क्या, तो स्कीम्स के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इन सब थीम बेस्ड स्टडीज के लिए, इन सब के लिए करना है। सबसे पहला रोजगार, दूसरा है कौशल विकास, तीसरा लिखिए आप, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए, गरीबी, पॉवर्टी के लिए। फोर्थ आपको लिखना है इसमें आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानताएं और समावेशी विकास। ये होता है आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ 3-4 डाटा, कुछ रिपोर्ट्स लाइक ऑक्सफैम रिपोर्ट हो गई, कुछ आपको इससे रिलेटेड गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं, उसके ऊपर आप अपने उस सिंगल पेज पे लिख सकते हैं। हर सेक्टर का आप अलग अलग पेज बना लीजिएगा और उसको अपने फाइल में फाइल कर लीजिएगा, ठीक है। डाटा का मतलब हुआ 4-5 मुख्य मुख्य डाटा। बस आपको आर्थिक असमानता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए या उसके आसपास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उस डाटा को वहां यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप सभी बात? यस सर। ठीक है, अगला लिखिए आप वित्तीय समावेशन। दैट मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन। छठी आपकी जो थीम है वो है सरकारी वित्त की स्थिति, स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस। इसमें क्या क्या है, इसके अंदर पहला पॉइंट आएगा आपका ए, वो आएगा आपका फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति। सेकंड पॉइंट इसमें जो आएगा वो आएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर। और तीसरा पॉइंट आएगा इसमें डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर। छठा पॉइंट लिख लिया आपने? यस सर। 7th पॉइंट लिखिए मौद्रिक नीति,
मौद्रिक नीति, दैट मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी। आठवां जो आपका सेक्टर वाइज स्टडी करनी है वो है आपको बैंक्स एंड एनबीएफसी, बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर। ठीक है, इसके बारे में जैसे आपको डाटा लेना है तो डाटा में क्या लोगे, फैक्ट्स में क्या क्या हो सकते हैं कि भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। ठीक है, ये जो हमने शुरू में लिखा था ना, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, पहला फैक्ट, दूसरा रिपोर्ट या कमेटीज, तीसरा स्कीम, और चौथा लिख लीजिए आप कीवर्ड्स। इन चीजों से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स है क्या जो क्या सर? नहीं सर, कुछ नहीं। बैंक्स और एनबीएफसी, आठवां पॉइंट आपका बैंक्स और एनबीएफसी। तो बैंक से रिलेटेड आपको डाटा मिल जाएंगे, फैक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। बैंक से रिलेटेड आपको और डाटा क्या हो सकते हैं कि अभी एनपीए कितना चल रहा है बैंक के अंदर। ठीक है, और कीवर्ड्स क्या क्या मिल सकते हैं कि कौन कौन सी कमेटीज हैं, जैसे है ना जालान कमेटी हो गई, रघुराम राजन कमेटी, जो इस तरह की बैंक से रिलेटेड बनी थी। तो इन सबको आप एक जगह कंपाइल कर सकते हैं। नवा है आपका 9वां पॉइंट। अच्छा, बैंक में एक पॉइंट और आप पढ़ लीजिएगा, वो है फिनटेक एंड फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है? जो अभी प्रेजेंट में आपका चल रहा है ना, जैसे पेमेंट बैंक्स हो गए, यूपीआई हो गया, भीम हो गया, इस तरह के जो सेक्टर्स चल रहे हैं उनके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। अगला लिखिए 9वां पॉइंट, अगला हो गया आपका एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब हो गया आपका बाह्य क्षेत्र। ठीक है, इसके अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ सकते हैं? इसके अंतर्गत आपको 3 चीजें पढ़नी है। पहला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसमें आप कौन कौन से डाटा ले सकते हैं कि भारत का कितना इंपोर्ट है, कितना एक्सपोर्ट है। ठीक है, मेजर इकोनॉमी, चाइना के साथ हम कितना इंपोर्ट करते हैं, यूएस के साथ कितना है, 4-5 मेजर इंपोर्ट वाले कंट्री कौन से हैं, 4-5 मेजर एक्सपोर्ट वाले कंट्री कौन से हैं। ठीक है, दूसरा पढ़ना है आपको ये है इंटरनेशनल बिजनेस। दूसरा पढ़ना है आपको अंतरराष्ट्रीय निवेश, किस किस कंट्री से कितना निवेश आ रहा है। ओके, उसके बारे में थोड़ा डाटा और फैक्ट। और तीसरा पॉइंट, इसमें आप एफडीआई, एफआईआई, इन सब के बारे में डिटेल ले सकते हैं कि क्या क्या है। और अगला है आपका सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता, क्या बोलते हैं इसको सर? थर्ड वन क्या बोला आपने? सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट। ये सर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात है ना? थर्ड यही है मैम, करंट अकाउंट डेफिसिट। सी, चालू खाता, इसको डेफिसिट को क्या बोलते हैं हिंदी में? डाटा। घाटा। क्या चीज? डाटा। चलो ठीक है ना, आप घाटा ही बोलते हैं सर। हाँ, चालू खाता घाटा। तो ये आपका 9वां हो गया। 10वां आप लिखिए इसमें कृषि क्षेत्र, इससे रिलेटेड डाटा ले लीजिएगा। 11वां ले लीजिए आप इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ डाटा ले लीजिए। और 12वां ले लीजिए आप सर्विस सेक्टर से रिलेटेड डाटा। सेवा क्षेत्र, उद्यम क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर। ये 12 पॉइंट, दैट मीन्स आपके पास में टोटल 12 पेज होने चाहिए अलग अलग। हर पेज के ऊपर एक आपकी थीम होनी चाहिए। हर पेज पे आप एक थीम लिखें, जैसे रोजगार पहले पेज पे, फिर उसके नीचे 3-4 आप डाटा गूगल से कर लें या किसी अच्छी सी जो बुक रेफरेंस है उससे ले लें। कुछ डाटा लिख लें, कुछ रिपोर्ट कमेटीज के नाम लिख लें, उससे रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है वो लिख लें, और उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स है वो लिख लीजिए। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, उस पेज को उल्टा करना और उसके पीछे आप फ्रंट पेज पे तो आप इंडिया से रिलेटेड बात लिख लें और बैक पेज पे आप राजस्थान से रिलेटेड लिख लें। ठीक है,
ये आपके टोटल हो गए 12 पेज। इन 12 पेज के आपने यदि इस तरह के नोट्स बना लिए ना, तो आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इवन बॉडी पार्ट में भी बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। इतनी सी मेहनत आपकी आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है। ठीक है, कर पाएंगे आप? ये समझ में आया क्या करना है? यस सर। Yes, यस sir. सर। ठीक है, ये जो आप करोगे ना, इसको बोलेंगे हम थीम बेस्ड स्टडी। क्या आपने ये 13 थीम डिसाइड की है और इन 13 थीम के ऊपर आपको काम करना है। अब देखो, लिखाने को इसके डाटा, रिपोर्ट, स्कीम, कीवर्ड हम लोग भी आपको लिखा सकते हैं, लेकिन उसका कोई पर्पज नहीं होगा। आप लिख लोगे और जिस तरह से आपको बुक्स और नोट्स मिलते हैं ना, उस तरह से वो रखे रह जाएंगे। अनटिल अनलेस ये मेहनत आपकी खुद की नहीं होगी ना, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब हमने आपको ये बता दिया है कि करना कैसे है, आप खुद से करके देखिए। ठीक है, श्रेय सर, इसमें कोई और पॉइंट ये लिख सकते हैं क्या? फैक्ट लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, स्कीम्स लिख सकते हैं, कीवर्ड्स लिख सकते हैं। आप एक काम और कीजिएगा, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, ये कौन सा एसडीजी है, कौन कौन से एसडीजी उससे रिलेटेड है, एसडीजी का नाम भी लिख लीजिएगा। स्कीम्स आपको लिखनी है, उस सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स हैं वो आप लिख लीजिए। स्कीम्स आपको ऐसा नहीं कि 90 की 2000 की स्कीम्स भी लिखनी है, जो प्रेजेंट में फ्लैगशिप स्कीम्स है या बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स वर्तमान में जारी है, उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, जैसे उद्यम क्षेत्र की मैं बात करूं, इंडस्ट्री सेक्टर की, इंडस्ट्री सेक्टर में आपको कौन सी आपको स्कीम चल रही है, जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की स्कीम्स को आप इसमें ले सकते हैं। हमने ये देखा था ना दैट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर, फिनटेक सेक्टर में आप देख सकते हैं कि डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हम, है ना। एक हमने बात की थी इसमें वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमने जैसे क्या क्या चीजें आ सकती हैं इसमें, पेमेंट बैंक्स आ सकते हैं, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स का जिक्र होता है। ठीक है, रूरल बैंक्स की बात होती है। तो इन सबको आप चीजों को, मतलब ये 13 पॉइंट्स में आपकी पूरी इकोनॉमी कवर हो जाएगी। इसके अलावा ऐसा कुछ मुश्किल ही होगा जो होगा इकोनॉमिक में। ठीक है, तो इसका आप एक डाटा बना लीजिए। ये 13 पेज आपके तैयार होने चाहिए सबके। 12 पेज, 12 है ना? यस, ये 12 पेजेस का आपका डाटा तैयार होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इंडिया वाला डाटा तैयार कर लें इस वीकेंड पे, और उसके बाद में जब हम राजस्थान की बात करेंगे तो उसके बैक एंड पे आप राजस्थान का डाटा लिख लीजिए। ठीक है, जब आपको फैक्ट्स लिखने हैं तो फैक्ट्स में आपके 4 या 5 फैक्ट से ज्यादा आप मत लिखें, क्योंकि इससे ज्यादा आपको याद भी नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको दिखने वाला हर फैक्ट आपने उसके अंदर डाल दिया, बिल्कुल नहीं। आप मुख्य 4 या 5 फैक्ट लिख लें, और बाकी आपको नजर भी आए तो उनको छोड़ दो। उनको सोचो कि ये मेरे काम का नहीं है, मेरे काम की भी ये 4-5 चीजें हैं। दैट्स ऑल। क्लियर सभी को? बिल्कुल सर, क्लियर। सर इससे कुछ फायदा मिलेगा आपको? जरूर हाँ, सर।